अच्छा, नॉर्मली अगर आप स्टार्ट करो इसको, ड्रिफ्ट स्पीड से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, बेसिकली हम ये करते हैं कि कंडक्टर में जब हम चार्जेस की मूवमेंट को डिस्कस करते हैं, कि जब भी आपके पास कोई भी कंडक्टर गिवन हो और उस कंडक्टर में जब आपके पास चार्ज मूव कर रहे होंगे, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। और नॉर्मली जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हम क्या कंसीडर करते हैं कि वो आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। ठीक है। और इसमें हमने कंडक्टर के बारे में एक कॉन्सेप्ट और ये पढ़ा है कि हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इजीली मूव कर सकते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आपके पास जो चार्जेस का फ्लो है वो आपके पास कंडक्टर में इजीली हो पाता है। क्योंकि इंसुलेटर्स में ये होता है कि उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन उनकी पोजीशन ऐसी होती है कि वो सिर्फ अपनी फिक्स पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट कर सकते हैं। और बाकी हमारे पास दूसरा भी चार्ज होता है, पॉजिटिव भी चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव हमें पता है कि वो न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन के साथ। तो हम पॉजिटिव चार्ज को मूव नहीं करवा सकते, वरना होगा ये कि सॉलिड डिफॉर्म हो जाएगा, आपका न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अवेलेबल होते हैं मूवमेंट के लिए। अच्छा, अब इसमें हमारे पास दो डिफरेंट कंडीशन है कि अगर एक हम, मिनट सेकंड आप रिपीट कर सकते हैं? इसमें ये था कि आपके पास जब भी हम चार्ज की बात करते हैं ना, ये आपने ओ लेवल्स में भी किया होगा कि नॉर्मली जब भी चार्ज फ्लो करता है तो हम उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में भी आपने पढ़ा होगा कि आपके पास जब एक ग्लास रॉड और एक वूल क्लॉथ की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें जो फ्लो बनाते हैं हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने प्रोटॉन को मूव करा दिया। तो जब भी मूवमेंट होती है आपके पास कंडक्टर में, तो आपके पास हमेशा जो है वो इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंगली हम मूवमेंट बताते हैं। और प्रोटॉन क्यों नहीं मूव करते या हम पॉजिटिव चार्ज को क्यों नहीं मूव करवाते, उसका रीजन ये है कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से। और प्रोटॉन आपके पास कहाँ पर लाया करता है? प्रोटॉन आपके पास लाया करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है। और अगर आपने प्रोटॉन को मूव करवा दिया तो इसका मतलब है आपका तो न्यूक्लियस ही ब्रेक हो गया, आपका आपका सॉलिड डिफॉर्म हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो वो स्ट्रक्चर तो हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो वो सॉलिड सॉलिड नहीं रहेगा फिर। ये जो भी स्ट्रक्चर है वो आपके पास वो स्ट्रक्चर सेम नहीं रह पाएगा। तो इसकी वजह से हम करते ये हैं कि हमारे पास जो भी मूवमेंट होती है हम इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस से डिस्कस करते हैं। तो ये इसका एक बेसिक लॉजिक है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होने की वजह से हम उसकी मूवमेंट को नहीं कंसिडर कर सकते। अदरवाइज आपके पास चार्ज जो है वो सॉलिड जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा। तो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेबल स्टेट में नहीं रह पाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम दो डायग्राम डिस्कस करते हैं, लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक साइड पर यही इसी डायग्राम को अगर हम कंसिडर कर लें। ठीक है, इसको हम डायग्राम ए कंसिडर करते हैं हमारी। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि आपके पास जब चार्ज की हम बात कर रहे हो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो केस वन में या केस ए की अगर हम बात करें, जो हमारे पास डायग्राम ए है, तो अगर हम केस ए में डिस्कस करें तो वहां पर हम बात करें कि जो आपके पास ड्रिफ्ट स्पीड होगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज मूव कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे चार्जेस हैं, ये हमने चार्जेस को रिप्रेजेंट कर दिया क्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चार्जेस को रिप्रेजेंट कर दिया और रिप्रेजेंट करने के बाद जो इनकी स्पीड को हम मेजर कर रहे होंगे या स्पीड की जो डायरेक्शन होगी, वो स्पीड की डायरेक्शन इस तरह से कि केस वन में हमने कंसिडर किया है पॉजिटिव
चार्ज कैरियर्स को। अच्छा, अगर आप पॉजिटिव के रेफरेंस से बात करो ना, स्पीड ऑफ चार्जेस की, तो हमेशा करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब आपके पास करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो चार्जेस भी कहाँ फ्लो करेंगे? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो आपके पास स्पीड होगी, उसकी डायरेक्शन भी जो है वो सेम होगी चार्जेस के फ्लो के साथ। मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर का मतलब ये कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर का हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, उसका मतलब ये कि चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अब वो जब पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मूव कर रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की, वो और जो करंट की डायरेक्शन है वो दोनों क्या हो गई? सेम हो गई। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, हम उसी डायरेक्शन में स्पीड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव के रेफरेंस से देखें। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड के रेफरेंस से अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मतलब आप जिस साइड पर हो वो पॉजिटिव कंसिडर कर लो, और आपके सामने जो है वो नेगेटिव साइड है। तो चार्जेस आपकी डायरेक्शन से सामने नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड की डायरेक्शन चार्जेस की और आपकी करंट फ्लो की डायरेक्शन दोनों सेम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि ये चार्ज विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो डायरेक्शन होगी उनकी स्पीड की, या डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्जेस, वो दोनों आपके पास हो गई सेम। तो इसका मतलब ये हुआ केस ए की जो हम बात कर रहे हैं, केस ए में हमारे पास जो स्पीड की डायरेक्शन है और जो चार्जेस की डायरेक्शन है, ठीक है, वो दोनों की हो गई सेम। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, बेसिकली हम इसी को कहते हैं। नॉर्मली ड्रिफ्ट की जब हम बात करते हैं, जिस तरह कार की एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम ड्रिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट लेते हैं, किसी शार्प कर्व पर आकर टर्न लेना। ठीक है, उसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है। तो जब चार्जेस भी मूव करते हैं तो वो ओवरलैपिंग की वजह से वहां भी फ्रिक्शन होती है। तो उसको हम इसलिए ड्रिफ्ट स्पीड का कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं, कि वहां पर भी जो है वो चार्ज एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए, कोलाइड करते हुए मूव कर रहे होते हैं। तो वहां पर इतना स्मूथ वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है जिस तरह से हमारे पास काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में हम डिस्कस कर रहे होते हैं, वहां भी आपके पास फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है। तो केस ए में आप ये लिखोगे फाइनल, ये जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी, ड्रिफ्ट स्पीड इज इन द सेम डायरेक्शन एज इलेक्ट्रिक करंट। और केस बी, ड्रिफ्ट स्पीड है क्या? लाइक इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा, ड्रिफ्ट स्पीड को अगर आप सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करते हो, तो ड्रिफ्ट स्पीड को आप सिंपल इस तरह से डिफाइन करते हो, ये बेसिकली आपके पास सिंपल एवरेज स्पीड होगी, दी एवरेज स्पीड द चार्ज कैरियर्स आर ट्रैवलिंग। मतलब जो पार्टिकल्स जिन पे जो भी चार्ज होता है वो आपके पास कंडक्टर के थ्रू जब मूव करते हैं, तो हम उन्हें चार्ज कैरियर्स भी कहते हैं, क्योंकि उन पे जो भी चार्ज है वो उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करके लेकर जा रहे हैं, तो उन्हें चार्ज कैरियर्स भी कहते हैं। आर ट्रैवलिंग, ये चार्ज कैरियर होते कौन है? मतलब आपके पास प्रोटॉन की अगर आप बात करो, तो प्रोटॉन का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, और अगर आप नेगेटिव की बात करो तो वो नेगेटिव चार्ज कैरियर होंगे। ठीक है, तो उनको हम चार्ज कैरियर्स कह रहे होते हैं। अच्छा। हम्म। तो सिंपल सी आपके पास जो उनकी एवरेज स्पीड होगी ना, क्योंकि कभी वो ओवरलैप करेंगे, कभी वो स्लाइड करेंगे, कभी कोलाइड करेंगे,
तो उनकी स्पीड में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, वो जो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। तो उनकी जो एवरेज स्पीड हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसको हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। तो एक आपके पास ये हो गया कि अगर आप पॉजिटिव साइड से देख रहे हो तो आपके पास ड्रिफ्ट स्पीड की डायरेक्शन करंट के साथ सेम होगी। लेकिन अगर आप इसको ऑपोजिट साइड से देखो, नेगेटिव साइड से चेक करते हो अगर आप, तो अगर आप केस बी की बात करते हो तो केस बी का मतलब ये कि अब हम नेगेटिव चार्ज कैरियर के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो अब नेगेटिव चार्ज कैरियर के रिस्पेक्ट से क्या होगा, सेम होगा या ऑपोजिट होगा ड्रिफ्ट स्पीड की डायरेक्शन? ऑपोजिट होगा। अब ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आप नेगेटिव पे अगर खड़े हो तो स्पीड आपकी तरफ है, लेकिन आपके इन जो, नेगेटिव चार्ज कैरियर में ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है। हम्म, अब क्योंकि आपको पता है नेगेटिव जो है चार्ज होता है आपके पास, वो फ्री होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है। तो ये दोनों एक दूसरे के फिर आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने चाहेंगे। लेकिन करंट आपके पास कहाँ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये दोनों हो गए ऑपोजिट इस सेंस में, ठीक है। ओके ओके। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ना, वो तो मूव कर सकते हैं, तो जैसे हमने उसको कनेक्शन दिया बैटरी के साथ, वो तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है, इसकी वजह से वो दोनों ऑपोजिट होंगे, और ऑपोजिट होने की वजह से उनकी जो ड्रिफ्ट स्पीड की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। तो द ड्रिफ्ट स्पीड इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द करंट। तो ये आपके पास इसका कॉन्सेप्ट हो गया, इसकी डेफिनेशन आ गई है कि आप इसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हो। और एक कॉन्सेप्ट इसमें यह आ गया कि वो सेम होगी जब आप पॉजिटिव चार्ज कैरियर की बात करोगे, और वो डिफरेंट होगी जब आप नेगेटिव चार्ज कैरियर की बात करोगे। और इसके आगे आप इसे कंटिन्यू करो तो इसका एक फॉर्मूला आपने देखा ही होगा, कांस्टेंट में खैर लिख, मतलब कि कितनी को डिफरेंट होगी, लाइक पूरी की पूरी पूरा पूरा आंसर चेंज हो जाएगा इससे। आ, हाँ थोड़ा बहुत देखो चेंज आता है, क्योंकि ऑपोजिट में आपको पता है कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है इस वजह से, ठीक है। सही है। ओके। हाँ। और बाकी अगर आप इसमें फैक्टर्स देखो, तो बाकी इसमें फैक्टर्स जो फॉर्मूला में इंक्लूडेड हैं आपके पास, वो सिंपल फॉर्मूला में जो इंक्लूडेड क्वांटिटीज होती हैं वो फॉर्मूला तो खैर आपको मिल जाता है। तो फॉर्मूले का आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आई इज इक्वल्स टू AnVQ। और इसमें से जो आपके पास आई का कॉन्सेप्ट होगा, आई तो सिर्फ करंट को रिप्रेजेंट करेगा सिंपल, और ए की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, अच्छा ए का इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला ही है सिंपल, उसमें भी कोई मसला नहीं है। पाई आर स्क्वायर रहेगा ना इसका तो। हम्म, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। और आप एन की बात करो, अब एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन का यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब उसमें ये होता है कि जो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर होगी, मतलब चार्ज को अगर हम 3D कॉन्सेप्ट में एक देखें तो उसकी 3 डायमेंशन को अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितने चार्ज होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, तो एन रिप्रेजेंट करता है बेसिकली नंबर डेंसिटी को। और नंबर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट एक आपके पास थोड़ा सा नया है, क्योंकि इससे पहले आपने इसको कहीं भी डिस्कस नहीं किया होगा। और नंबर डेंसिटी का मतलब ये इन शॉर्ट अगर आप इसको देखो तो ये आपको बताएगा कि आपके पास कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं
ये कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं एक यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, मतलब आपने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम सेलेक्ट कर लिया और उसमें आपने ये चेक कर लिया कि वहां पर कितने चार्जेस हैं, तो वो वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन से। ठीक है, और वी आ जाएगी आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। और क्यू रिप्रेजेंट करेगा सिंपल चार्ज को, जो भी एक चार्ज की वैल्यू होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपके पास आ गई सारी क्वांटिटीज, और इसको आप यूज करके कोई भी अननोन क्वांटिटी आपके पास हो, आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये एन वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। एन वाला कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स सपोज अगर हम एक क्यूब कंसिडर करें, आपके पास एक क्यूब है यहाँ पर। अच्छा, आप देखो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एक स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए। अब लेट्स सपोज हमने एक क्यूब बनाया, और इस क्यूब की हमने डायमेंशन इस तरह से सेट की कि ये सब जगह से 1 सेंटीमीटर इसकी जो है वो मेजरमेंट हुई हुई है, हर तरफ से 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा ही है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या ऐसे ही। किया, हाँ, इसमें हमने इसका एक यूनिट फिक्स कर दिया। ये हमारा एक यूनिट वॉल्यूम है। अब हमने ये चेक करना है कि जो हमारे चार्ज कैरियर होते हैं, अब उन चार्ज कैरियर की जब हम बात करेंगे तो जिस स्पेसिफिक एरिया से वो पास होंगे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें मिल जाएगा, और जो लेंथ होगी लेंथ भी मिल जाएगी, तो एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम 3D होता है, एरिया 2D होता है। तो वॉल्यूम आपके पास जो है वो कंप्लीट मिल जाएगा कि कितना है उस कंडक्टर का, और उसके थ्रू जितने चार्ज पास होंगे। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम से जितने एट अ टाइम आपके पास वहां पे चार्जेस पास हो रहे हैं, वो आपको बताएगा नंबर डेंसिटी। मतलब इसके अंदर अब अगर आप चार्जेस को रखते हो, और आप इसमें जितने चार्जेस को एट अ टाइम यूज कर रहे हो इस यूनिट वॉल्यूम में, तो वो आपके पास होगी नंबर डेंसिटी। ओके ओके, गॉट इट। तो एक यूनिट का मतलब ये है कि आपके पास वहां पे, क्योंकि एक यूनिट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम कंडक्टर लेंगे, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, कंडक्टर की लेंथ आएगी, एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम तो वैसे ही मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हमें वहाँ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तो हमें उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव अभी भी हमने दोबारा डिस्कस कर लिया कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा वो। और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी, और ऐसा यूनिट तो खैर पता ही है, एम्पियर चार्ज के लिए कूलम्स। और उसके बाद जो रेजिस्टिविटी है आपके पास, तो बेसिकली अगर आप रेजिस्टेंस से डिस्कस करो, तो वो आप, एन की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई होती है ना उससे। हाँ, अब इसमें से ये होगा कि अगर एन फाइंड आउट करना है, तो बाकी सारी वैल्यूज आपके पास जो होगा वो गिवन होंगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वो अभी क्वेश्चन जब इसके करेंगे ना, तो वहां से फिर हम चेक कर लेंगे, इजी होता है इसका क्वेश्चन, को इतना टिपिकल नहीं देते। तो ओके। हाँ, अब इसमें नॉर्मली आप रेजिस्टेंस अगर इसको फॉलो करो, तो रेजिस्टेंस की आप बेसिक जो साइंटिफिक डेफिनेशन लिखते हो, वो आप लिखते हो कि रेजिस्टेंस आपके पास रेशियो है वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट का, आर इज इक्वल्स टू वी ओवर आई। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस का। और इसका एसआई यूनिट भी आपको पता है, इसका एसआई यूनिट आप क्या यूज करते हो, ओम्स। और उसका सिंबल जो है वो ओमेगा का सिंबल होता है, ये वाला। तो ये तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है बेसिक। और उसके बाद अगर आप इसको कंटिन्यू करो, तो इसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं कि जिन पे ये डिपेंड करता है। तो वो जो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस होती है, तो अगर आप उन फैक्टर्स की बात करो, तो उनमें से कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं।
फैक्टर्स बताओ। पहला लेंथ फैक्टर। हो गया एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और एक फैक्टर और लिखते हैं हम, नॉर्मली वो कांस्टेंट होता है। अच्छा, ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अच्छा, लेंथ की अगर हम बात करें, तो लेंथ हमारे पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। और ये वाला जो है वो इनवर्सली होता है रेजिस्टेंस के। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डायरेक्टली वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और सेकेंडली जब आप इन्हें कंबाइन कर लोगे, तो इन्हें कंबाइन करने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो आपके पास होगा R इज इक्वल्स टू रॉ L ओवर A। अब इसमें जो ये रॉ का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, ये आपके पास एक नई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को। मतलब ये आपके पास मटेरियल पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी हम कह सकते हैं कि आपके पास वो मटेरियल की कैपेसिटी होगी कि वो कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो ये मटेरियल वाइज जो है वो कांस्टेंट होती है, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट में यूज करते हैं। ठीक है। और बाकी जो है लेंथ और एरिया तो हमारे पास चेंज होता रहेगा, उसका तो कोई मसला नहीं है। बाकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है, रेजिस्टिविटी हमारे पास डिपेंड करती है मटेरियल पे। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। तो आपके पास जो भी नेचर होगी, ये उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू जो है वो चेंज होगी। ठीक है। और नॉर्मली हम इसको कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि अगर सिल्वर वायर है तो हमें पता है रेजिस्टिविटी सेम हो गई। कॉपर वायर तो फिर रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगी, तो इसलिए ये फैक्टर चेंज नहीं होता नॉर्मली। ठीक है। और उसके बाद फिर आपको एक ओम्स लॉ याद होगा। ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। उसमें भी कुछ ऐसा मसले वाली बात तो नहीं है। वो हम लोग की डेफिनेशन वगैरह एक दफा बता दें, क्योंकि वो बहुत दफा पूछता है। ओम्स लॉ में सिंपल ये कॉन्सेप्ट बताया था उसमें, कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अच्छा, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा, लेकिन उसमें कुछ और कंडीशंस भी थी। और वो कंडीशंस ये बताई थी उसने कि आपके पास अगर उनको आप कंटिन्यू करो, तो वो कंडीशंस ये थी कि एक तो आपके पास इफ टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। मतलब ऐसा नहीं करना कि आप टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो और करंट फ्लो कर रहे हो। मतलब इसमें होता है कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट भी वैसे इंक्रीज होगा। और वोल्टेज कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी डिक्रीज होगा, लेकिन कंडीशन ये कि टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन जो होती है वो सेम रखनी है। इन शॉर्ट आपने रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस भी। सेम रखनी है, क्योंकि टेम्परेचर का भी कॉन्सेप्ट टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ लिंक होता है। तो वो जो कांस्टेंट फैक्टर फिर हमारे पास बनता है वो रेजिस्टेंस का बनता है। क्योंकि देखो, हमने जब फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर लिखा, तो फिजिकल कंडीशन का मतलब है हम लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब उसको नहीं चेंज करना। और टेम्परेचर का मतलब है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की बात आ गई, उसको नहीं चेंज करना। मतलब आपने उसको हीट सप्लाई नहीं करनी कि रेजिस्टिविटी चेंज हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इसकी जो फाइनल इक्वेशन बनती है V इज इक्वल्स टू आई आर।
तो वो आर जो है वो हमारे पास नॉर्मली कांस्टेंट ही वैल्यू यूज कर रहे होते हैं। अगर इसको कांस्टेंट रखते हैं तो वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के। तो ये आपके पास जो है वो ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट है। इसकी कंडीशन आपको बस याद रखनी है कि ये आपने तब अप्लाई करना है, क्योंकि नॉर्मली अभी जब सवाल आएंगे तो अभी हमने और भी इसमें पैरामीटर्स पढ़ने हैं, जिसमें हमारे पास थर्मिस्टर आएगा, डायोड वगैरह सब आएंगे। तो बहुत सारी जगह हम ये गलती करते हैं कि वहाँ पे थर्मिस्टर की बात हो रही होती है या किसी और एलिमेंट की जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। हम उसमें भी क्या करते हैं, ओम्स लॉ लगा देते हैं। किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि वो आपसे स्पेसिफिक पूछता है, तो वो जब क्वेश्चन आएंगे तो वो हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसा होता है वो क्वेश्चन। तो ये चीज बताने का रीजन ये होता है कि अब हमें ये चीज का आइडिया होना चाहिए कि ओम्स लॉ अप्लाई कहाँ होना और कहाँ नहीं होना। तो ओम्स लॉ वहां अप्लाई होता है जहाँ पे कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब उनकी वैल्यू जो है वो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। तो वहां पे हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। फिलामेंट क्लैम्प के बारे में बता दे। हाँ, अब इसके साथ आप इसको फर्दर कंटिन्यू करो तो ओम्स लॉ जो है वो इजीली अप्लाई हो सकता है कंडक्टर्स पे जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहती है या कांस्टेंट होती है। और उसके बाद अगर आप नॉन ओमिक मटेरियल की बात करो, इन्हें ओमिक मटेरियल भी कहा जाता है क्योंकि जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक मटेरियल है। अब आपके पास कुछ होते हैं नॉन ओमिक मटेरियल, जिसमें से आपके पास फिलामेंट आता है और दूसरा जो है वो थर्मिस्टर भी हम यूज करते हैं। तो अगर आप फिलामेंट की बात करते हो तो लेट्स सपोज अगर हम पहले फिलामेंट को डिस्कस करें। अच्छा, नॉर्मली फिलामेंट में आपके पास पर्पस इस तरह से होता है कि फिलामेंट में जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो या वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो आपके पास और कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होती है। इसमें आपके पास फिलामेंट में होता है ये कि जब हम पहले इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे आप इसमें करंट को इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज करने के साथ साथ आप में एक वैल्यू इसमें और चेंज होगी कि जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास अब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसमें जो है वो करंट के साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो जब ये दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इसके रिजल्ट में इंक्रीज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ओम्स लॉ तो फॉलो होगा नहीं। और जब ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा तो नॉर्मली इसकी जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछते हैं कि आपके पास इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है कि नॉर्मल अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो एक्स और वाई एक्सिस उसमें तो वी हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस पर और आई को हम लिखेंगे वाई एक्सिस पर, क्योंकि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के। अच्छा, अब इसमें ये होगा कि जब इनिशियली आपके पास इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा होगा तो आपके पास मतलब इनिशियल जो टेम्परेचर होगा उस पे करंट जो है वो थोड़ा सा इनिशियली इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हाई होना शुरू हो जाएगी इस फैक्टर की वजह से। और जब इस फैक्टर की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास इंक्रीज होना शुरू होगी तो उसके रिजल्ट में ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा कि पहले तो आपके पास करंट की वैल्यू ऊपर जाएगी लेकिन फिर वो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका ग्राफ इस तरह से कर्व बनता है। सर मगर वोल्टेज भी तो बढ़ रहा है, क्यों वोल्टेज बढ़ रहा है वो साइड? अभी हम इसमें पोटेंशियल डिवाइडर भी पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिवाइडर में और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आपके पास करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है और अगर बीच में करंट का फ्लो बहुत लो हो जाए, जिस तरह आपने ओ लेवल्स में भी एक चीज पढ़ी होगी कि जब लॉन्ग ट्रांसमिशन होती है करंट्स की, मतलब हम मेन पावर स्टेशन से सिटी में इलेक्ट्रिसिटी को जब भेजते हैं तो उसमें हम हाई वोल्टेज यूज करते हैं। और हाई वोल्टेज यूज करने का रीजन ये होता है कि जब आप हाई वोल्टेज यूज करते हो तो उसमें करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है।
क्योंकि देखो जब करंट कम फ्लो कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जैसे एक पॉइंट से बॉक्स उठा के दूसरे पॉइंट पर रखना है। ठीक है, अब आप वो बॉक्स जो है वो 1 घंटे में एक उठा के रख रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ बॉक्सेस बहुत ज्यादा थे और जहाँ एक भी बॉक्स नहीं था, तो जहाँ बॉक्सेस मैक्सिमम थे वो आपका हाई पोटेंशियल है, प्लस पॉइंट, प्लस पॉजिटिव टर्मिनल। और जहाँ कोई बॉक्स नहीं रखा था वो आपका नेगेटिव टर्मिनल है, लो पोटेंशियल। तो करंट हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल मूव करता है। लेकिन अगर आपके पास बीच में वो जो ट्रांसफर करने वाला प्रोसेस है ना बॉक्सेस को, अगर वो स्लो हो, तो उसका मतलब ये है कि आपका वोल्टेज हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि हाई वोल्टेज और हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल में डिफरेंस ज्यादा है। अगर वो प्रोसेस फास्ट हो जाए तो बॉक्सेस का डिफरेंस कम होना जल्दी शुरू हो जाएगा, तो पोटेंशियल आपके पास क्या होगा, फिर वोल्टेज की वैल्यू लो होती है। तो इसलिए जब करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है ना, तो वोल्टेज की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिक इंक्रीज होने शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो जहाँ रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो वहां पर जो है वो वोल्टेज भी आपके पास इंक्रीज होता है। क्योंकि आपके पास जो बीच में ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट था ना करंट का, वो स्लो हो गया। अब जब करंट स्लो हो गया तो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में बहुत गैप आना शुरू हो गया, क्योंकि चार्जेस बहुत स्लो जा रहे हैं। तो जहाँ पॉजिटिव उसके पास बहुत चार्जेस रखे हुए, नेगेटिव के पास बहुत कम चार्जेस हैं, तो उनका जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया। तो फिलामेंट में आपके पास ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो टेम्परेचर के साथ वर्क करता है, करंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, और वोल्टेज जो है वो आपके पास इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस के साथ। ओके। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए फिलामेंट से रिलेटेड और ओम्स लॉ से रिलेटेड। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम उसमें डिस्कस करेंगे, उसमें आपके पास जो बाकी अदर फैक्टर्स हैं इसमें, इसमें पोटेंशियल डिवाइडर और एलडीआर वगैरह सब डिस्कस करना है। तो उसमें नेक्स्ट हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं।